प्यारे बच्चों, आप लोग आरएस जीनियस एजुकेशन में स्वागत है। मैं आपका रंजन सर। मैं आज मैथ क्लास कराने वाला हूँ। फिलहाल मैं मेरे पिछला वीडियो सब नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ अपना पारिवारिक कुछ काम था, इसमें हम फंसे थे जो कि हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे। आप लोगों को प्रत्येक दिन सब सब्जेक्ट का लगातार क्वेश्चन और वीडियो मिलते रहेगा। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 2 नंबर और 1 नंबर दोनों पूछा जाता है। आइए हम आज शुरू से शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्या से। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो फिर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि 77/10 7.7 है या अशांत है। क्या करे क्वेश्चन? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि 77/10 का दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। मतलब कि इसको दिखाना है शांत है या अशांत है। ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये 2026 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक साल इस तरीके का क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर में आता ही है, 2-3 क्वेश्चन रहता है। चलिए हम एक आध क्वेश्चन करते हैं ऐसा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो क्या कह रहा पहले? 77/210 शांत है या अशांत है। लिख देंगे यहाँ पर हाल या सोल्यूशन। क्वेश्चन कितना आ रहा? 77/210 कितना? 77/210। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 गुने 7 कर सकते हैं, या इसी को कर सकते हैं 7 या 21 होता है तो इसको भी कर सकते हैं क्या? 7 गुने 3 या 30, तब जाके हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद इसी को 11/7 जो है 7 से 7 कट जाएगा, बच जाएगा क्या? 11/3। क्या बच जाएगा? 11/3। इसको हम और एक तरीका से लिख सकते हैं 11 2 गुने, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 10 या 11/3 गुने 2 गुने 5। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका ये हो गया क्या? 11/2 गुने 3 गुने 5। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर, इसका फॉर्मूला क्या कहते हैं प्रसार से? P/2m गुने 5m होता है। अगर इस रूप में रहता है बच्चों तो इसके रूप में रहेगा P/2n गुने 5m के बराबर अगर रहता है तो उसका क्या होता है? दशमलव प्रसाद शांत होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो इसमें क्या है, e की जगह पर हमारा 11 हो जाएगा, तो सही है। और 2 और इसके पावर है कुछ तो मान लीजिए पावर 1 है और 5 का पावर 1 है, तो ये तो सही है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? हमारा 3 आ जाता है, जो कि इसमें 3 नहीं आना चाहिए। रहता है अगर 3 है तो इसको लिखेंगे इसमें बराबर इतना ही बराबर है, ये फॉर्मूला के बराबर ही हो जाएगा। क्योंकि 11 यहाँ पर आता है इसके रूप में होता है कितना का दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। ऐसा अगर रहता है तो हमारा क्या होता है? दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज हमारा क्या आ गया है? 3। तो इसका जो एक्स्ट्रा चीज है तो हम लिख देंगे 11/2 पावर 1 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 के पावर मतलब उतना ही होता है। तो इसका होगा दशमलव प्रसार आसान होगा। क्योंकि P/2n 5mm के रूप में नहीं है। एक फिर से हम समझते हैं कि हल्का क्वेश्चन है लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है। आप लोग देख लीजिए कि क्या कह रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि 77/210 का दशमलव प्रसार शांत या आसान आवर्ती है। तो इसको हम
इसमें बिना भाग किए हम बताए 11 पहले लिख लेंगे 77/210। इसको हम 11 गुने 7 करेंगे तो 77 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 7 गुने 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 10 हो जाएगा। तो इस 7 से 7 कट गया, 11/30 बच गया। 11/30 को हम 3 गुने 10 लिख सकते हैं। इसी को 10 को हम 2 गुने 5 कर सकते हैं। ये हमारा इस रूप में आ गया। 9 पावर तो 1 पावर हो जाएगा सबकी, जिसका पावर नहीं रहता उसको 1 पावर। तो P बट्टा इसका फॉर्मूला होता है P बट्टा 2n पावर में n गुने 2mm पावर हो जाता है। दशमलव के रूप में, दशमलव का प्रसार शांत होता है, यानी इसके रूप में रहता क्या होता है दशमलव प्रसार शांत होता है, लेकिन इसके रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसको हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि दशमलव प्रसार शांत होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। हम दूसरा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देंगे। प्यारे बच्चों, हम दूसरा क्वेश्चन ले चुके हैं कि कह रहा है बिना लंबी प्रक्रिया, सेम क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जिस प्रकार हम पहला क्वेश्चन बनाए तो उसी प्रकार हम इस दूसरा क्वेश्चन को भी बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन, तो जिस प्रकार से उसको किया इसी प्रकार के इसको भी करेंगे। पहले लिख लेंगे हल। क्वेश्चन हमारा क्या है, शांत और अशांत को चेक करना है। तो हम पहले लिख लेंगे 17/8 क्या है हमारा 17/8 है। तो इसमें तो हम कुछ कर सकते हैं, इसको लिख देंगे हम 17। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रक्रिया से अगर हम इसको बढ़ाते चलते हैं तो क्या हो जाएगा 17/2 के पावर क्या है वही 1 2 3 तो 3 को हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 17/2 के पावर 3 ये आ गया, ये आ गया। लेकिन फार्मूला होता है ना क्या, हमारा फार्मूला कहता है क्या कि P/2n गुने 5m के रूप में होनी चाहिए तो शांत होगा, ये होता है फॉर्मूला। अगर P/2mn के रूप में रहता है तो हमारा क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये तो हमारा क्या आ गया 17/2 के पावर 3 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 5 के पावर 0 कर देंगे, 5 के पावर 0, देखिए कोई भी संख्या के अगर पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है 1। ये आप लोग कोई भी संख्या रहे जिसका पावर 0 होगा, पावर में 0, तो उसका वैल्यू सिर्फ 1 होगा। चाहे वो 6 के पावर 0 रहे तब पर भी 1 होगा, 7 के पावर 0 रहे तब पर भी 1 होगा, या 1000 के पावर अगर 0 है तब पर भी 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं 5 गुने 5 के पावर 0 कर दिए, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम इसमें अगर 1 से गुना कर देते हैं तो 2 के पावर 3 रह जाएगा। इसलिए हम क्या किए हैं 5 के पावर 0 से गुना में 1 कर 0 कर दिए, 5 के पावर 0 गुना कर दिए है, क्योंकि हमारा इसके रूप में होनी चाहिए। तो हमारा क्या हो गया 17/2 का 17 क्या हो गया हमारा सवाल। अतः क्या आ गया हमारा 17/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 लेंगे तो हमारा इस रूप में आ गया। क्या आ गया P/2n गुने 5m के रूप में आ गया। तो इसका क्या होगा, अतः इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा शांत होगा, शांत आवर्त होगा, आवर्त में लिखेंगे शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा था 17/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 का दशमलव प्रसार शांत हो गया, यानी कि इसका आ गया 17/8 क्या आएगा दशमलव प्रसार शांत आएगा। इसी प्रकार के अगर आप लोग 3-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 5-6 क्वेश्चन को अगर रिवाइज कर लीजिएगा
तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों का इस प्रकार का बन जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। जैसे कि हो गया यहाँ पर एक क्वेश्चन मान लीजिए 1 में 17 तो दिए थे 6/10। दूसरा क्या क्वेश्चन लिख लीजिए 9/9 में 13। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए 29/15। इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगर ये बन जाएगा तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बना लीजिएगा तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को सब बन जाएगा। रियल वास्तविक संख्या के एक प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। ये हमारा होमवर्क में लिख लीजिए, ये क्वेश्चन तीनों है, तीनों बना लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे कि दोनों शांत और अशांत दोनों वाला हम बता दिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे लिख लीजिएगा, ये आप लोग का एग्जाम्पल रहेगा, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कितना है 156। इसको हम एक तरीका से बना सकते हैं। पहले आप लोग जैसे बनाए होंगे उसी प्रकार से हम समझा देते हैं। यहाँ पर कितना है 156 है, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि जिस तरीका से हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो उसको गुणनखंड के रूप में, फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं, उसी प्रकार से इसको भी तोड़ना है। तो ये हमारा निकल जाएगा अभाज्य गुणनफल के रूप में। 156 है, 156 को हम लिख सकते हैं 2 से करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 1 पर 6 16 हो जाता है। तो 16 में अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो 8 हो जाएगा 78। इसी प्रकार से 2 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, इसमें से 1 बचेगा तो 9 दूना 18। इसके बाद फिर ये नहीं लगेगा, आप 2 से नहीं लगेगा तो हम 2 के बाद 3 से लगाएंगे। तो 3 एकम 3 और 13 तिया 39। ये हमारा क्या हो गया 2 गुने, तो इसके बाद फिर लास्ट में हम 13 से लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें एक पे छोड़ के हम सबको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल 156 क्या है, तो 156 बराबर लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 13। उसके बाद क्या हो जाएगा कि 2 बार आया है, तो इसको हम पावर के लिख देंगे, 2 के पावर पे गुने 3 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा। तो हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। ये हमारा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया 156 का। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले क्या किया हम, इसको हम एलसीएम के रूप में, फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो तोड़े हैं तो 2 से लगाया तो 156 7 गुना 14, 1 बच जाएगा, 1 पर 16 हो जाता है, 8 गुना 16 लग जाएगा, फिर 2 से लगाया तो 2 से लगाएंगे 3 गुना 6 होता है, 1 बचेगा, 1 पर 18 होता है, तो 9 गुना 18। उसी प्रकार से आप 3 से लगाए तो 13 तिया 39, फिर 13 से लगा देंगे इसको हम फिर लिख देंगे तो 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13। 2 आ गया है तो इसलिए पावर के रूप में चल जाएगा, और गुने में 3 गुने 13 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, गुणनखंड के रूप में हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 नंबर पूछा जाता है, आप लोग इसी प्रकार से बना लेंगे। एक आध क्वेश्चन और करेंगे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप फिर बना लीजिएगा। प्यारे बच्चों, हम कुछ क्वेश्चन लिए है, इसमें लिखा है क्वेश्चन करा निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जिस तरीका से 3 नंबर क्वेश्चन था उसी प्रकार से भी है, 156 का करना था। अभी इसमें कुछ नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया, एक में दिया 98, फिर दिया 140, उसके बाद 174 और 192। ये क्वेश्चन को हम लोगों को करना है, तो इसमें से हम 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद खुद आप लोग कर लीजिएगा। तो उतना क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप लोग को करने आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना, तो ये क्या रहा है
लिख लेंगे हल। प्रश्न नंबर पहला हो जाएगा इनमें 198। तो इसको हम और प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं, ये गुना करके, लेकिन आप लोगों को हम समझाने के लिए बता देते हैं। 198 को हम पहले एलसीएम के तरीका से निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 4 गुना 8 चल जाएगा, 1 बचेगा तो 1 पर 8 18 हो जाएगा। फिर 9 बर्तन में 9 गुना 18 लग जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 7 से 49 हो जाएगा। फिर 7 एकम 7, इसी प्रक्रिया से। और ना तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे 2 गुने 7 गुने 7 बराबर हो जाएगा 2 गुने 7 के पावर 3। ये लिखेंगे अतः 98 का अभाज्य 98 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर कितना आ जाएगा 2 गुने 7 के पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम दूसरा 140 को देख लेते हैं। दूसरा नंबर में कर रहा है 140, 140 को करेंगे। 140 है हमारा, 140 को भी इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। 140 ये क्या हो जाएगा, 2 से पहले हम लगा लेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2, 7 दूना 14 हो जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएगा 35 गुना 70 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 से लगेगा तो 7 5 35, उसके बाद 7 से लगा दीजिए तो 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा 2 गुने 5 गुने 7। या पूरे के लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 लिख देंगे। अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल बराबर हो जाएगा 140 बराबर 2 गुने 2 के पावर 5 गुने 7 है। ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इस प्रकार के हम 3 क्वेश्चन बना दिए हैं। आप लोग ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिएगा। HW है, आप लोग बना के दीजिएगा। जिस बच्चे से नहीं बनेगा तो हमें कमेंट करेगा, हम आप लोगों को फिर से बना के दिखा देंगे। ये हमारा हो गया। अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। अब हम 5वां क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक की क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट और नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आप कर देंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को कोई 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से एक 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF। HCF को फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM को होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हमको निकालना है, तो हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो हम निकालेंगे पहले 96 और 104 का HCF निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, हल लिखेंगे यहाँ पर। पहला क्या है 96, तो इसको तो आप कॉमन करके तोड़ सकते हैं। आप लोग नहीं तोड़ने आते तो LCM करके तोड़ के दिखा देते हैं, अगर नहीं आता होगा तो। पहला 196 है तो 96 का तो 2 से लगाएंगे। जिस प्रकार से हम फैक्टर तोड़े थे उसी प्रकार से इसको भी अभाज्य करेंगे। तो इसके 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 गुना 8 1 बचेगा, तो 16 पड़ा, मतलब 1 पर 6 16 हो जाएगा, तो 8 पर चल जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 2 गुना 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 1 कम 2 गुना 4। फिर उसी प्रकार से 2 से 3 गुना 6 गुना 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। उस प्रकार से फिर 3 से लगा देंगे 1। इसी को हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 में है, 2 के पावर 5 हो जाएगा। एक हाथ गुने 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया 96 का फैक्टर हो गया। 2 के पावर 5 गुने 3 हमारा फैक्टर हो गया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हो गया।
उसके बाद उसी प्रक्रिया से हम दूसरा कर देंगे। दूसरा कितना है 404, 104 के निकालेंगे, इसका एक फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो दूना 4, 2 दूना 4, 0 पे 0 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, ये हमारा हो जाएगा 101 के लगेगा नहीं, 101 ही छोड़ देते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 गुने 2 बार आया है 2, फिर 101 से लगा देंगे तो 101, तो क्या आ जाएगा 2 बार 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 101। इसको हम क्या निकालेंगे, पहले HCF निकालेंगे। तो HCF बराबर होता है HCF बराबर जो दोनों में रहता है उसको हम सिंगल संख्या लेके गुना करते हैं, जो हमारा HCF निकलता है। तो इसमें भी देखिएगा, तो इसमें सिंपल 2 है और इसमें भी 2 है। ये हमारा क्या निकल जाएगा, इसका 3 इसमें ना है तो इसमें ना है, इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें 101 है तो उसमें वो नहीं है। यानी कि इसका HCF बराबर हो जाएगा 2, HCF बराबर हो जाएगा 196, 404 का HCF हो जाएगा 2 गुने 2, यानी कि HCF बराबर हमारा कितना होगा 4। हमारा HCF कितना होगा 4। इसका हम क्या निकाल लेंगे, HCF तो हमारा निकाल गया। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम निकालना है, तो 3 फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख भी लीजिएगा। HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होगा। इसे 3 फॉर्मूला निकलता है। दो संख्या HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुने LCM बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल। यहाँ पर हमको LCM निकालना है, तो LCM का हो जाएगा एक फॉर्मूला, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे में, ये हमारा HCF बट्टे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF बट्टे में आ जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा भी हो जाएगा। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे LCM हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला है, इसी का तीसरा हो जाता है HCF बराबर तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे में LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LCM। अगर दोनों में से एक अगर रहता है तो हम दूसरा के दो संख्या रहते हैं तो निकाल सकते हैं। चाहे दोनों HCF LCM रहता है तो हम संख्या निकाल सकते हैं। इस प्रकार से 3 फॉर्मूला होता है। देख लीजिए, हमारा अभी प्रयोग होगा LCM वाला करेंगे। उसके बाद हम इसे क्लिक कर देते हैं। तो पहले आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो लिख लीजिए, उसका हम क्लिक करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें क्या है लिख लिए होंगे तो मिटा देते हैं। हमारा तीसरा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इस कहते हैं LCM निकालेंगे बच्चों। LCM का भी फॉर्मूला तीनों लिखवा देते हैं। तो LCM का क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ठीक से लिखा बट्टी में हो जाएगा HCF। हमको कितना का निकालना है, कितना का LCM निकालना है, LCM लिखेंगे LCM बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 96, 104, 404 का निकालना है। 96, 104 का LCM निकालना है ना। LCM तब क्या आ जाएगा, 96 गुने 104 बट्टे में HCF कितना है हमारा, HCF 4 आया है। तो 4 से हम कर देंगे इसको, 4 से भाग लगे तो 4 से भाग कीजिएगा। तो 4 से 4 एकम 4, 0 4 1 हो गया हमारा 100 LCM बराबर हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा हमारा 96 गुने
101। इसको गुना कर लेंगे, तो गुना कर लीजिएगा आप लोग भी, क्या आ जाएगा 96। 101 गुणे 96 तो 606, इसके बाद 909 गुना कर लीजिएगा 6969, यानी कि क्या आ जाएगा, कि फिर देख लीजिए, जब 6 से गुना करेंगे 606 606 हो जाएगा, फिर 9 से गुना करेंगे तो 909 हो जाएगा, जोड़ेंगे 6906, यानी कि इसका एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 96। कि बच्चों लंबा हो गया, थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन था क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 104 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हम पहले इस सब को फैक्टर तोड़ दिए और जो दोनों में उपस्थित संख्या होता है उसको गुना नहीं करते थे, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें 2 था, इसमें भी 2 था, तो 2 ले लिए, 2 गुने 2 तो हमारा एचसीएफ निकल गया है। ठीक है, एलसीएम का फॉर्मूला था, एलसीएम का फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो लिख देंगे, दो संख्या कितना है 96 104, तो 96 गुने 104 होगा, एचसीएफ कितना निकला 4, तो बट्टे में 4 आ जाएगा। इसको भाग करिएगा तो 4 से तो 101 वर्ग में चल जाएगा, 404 कट जाएगा। इसको गुना कर दिया जाएगा 96 गुना 96। ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन बन गया। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद अगला फिर अगला टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चे 6वां नंबर क्वेश्चन है कार्याभाज्य, सेम क्वेश्चन जो 5वां था उसी प्रकार का है क्वेश्चन। कार्याभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72 और 120 के एचसीएफ और एलसीएम याद करें। उसमें 2 क्वेश्चन, उसमें 2 संख्या था, इसमें 3 क्वेश्चन 3 संख्या, इसलिए हम तीनों को निकालेंगे। तो पहले जिस तरीके से निकाले तो उसी प्रकार से निकाल लेंगे। लिख देंगे हल क्या है 6, तो 6 पे तोड़िएगा तो 2 गुने 3 हो जाएगा। ये सब तोड़ने आइए गया होगा आप लोगों को, इस प्रकार से तोड़िएगा तो 2 गुने 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 72, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं 36, 2 गुने 36, तो 36 गुना 72 रहेगा। इसी को क्या तोड़ सकते हैं 2 गुने 36 को 4 9 36 तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 4 को 2 गुने 2 कर सकते हैं। उसके बाद 9 को कर देंगे, 9 क्या आ जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा। तो इसको पूरा लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको क्या लिखेंगे हम 2 के पावर 3, इसके बाद 3 के पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा कितना आ गया 9 से 72 हो जाएगा। 3 2 के पावर 3 के पावर 2। उसी प्रकार से हम 120 की निकालेंगे, 120 का हो जाएगा, पहले 12 गुने 10 कर लेंगे तो 12 को तोड़ सकते हैं 4 तिहाई 12, उसके बाद 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 5, इसको और तोड़ देंगे तो 2 गुने 2, 2 वाले को आगे लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 5। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 को है तो 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। आप देखते हैं हम एचसीएफ निकालेंगे, पहले एचसीएफ का फॉर्मूला निकालेंगे। एचसीएफ कहता है जो कि तीनों में रहता है वही संख्या, मतलब जो सभी में रहता है उस संख्या को लेके गुना करते हैं तो हमारा एचसीएफ निकल जाता है। तो इसमें हम पहले क्या देखते हैं तो 2 या 3 है, इसमें सिर्फ 2 और 3 है। इसमें देखेंगे 2 3, इसमें भी है तो इसमें से 2 3 नहीं करेंगे तो 2 गुने 3 हो गया। और उसी प्रकार से इसमें देखते हैं अगर तो इसमें भी से हम 2 या 3 लेंगे, 5 नहीं ले सकते, हालांकि दोनों में 5 उपस्थित नहीं है। तो हमारा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 यानी कि 6 एचसीएफ हो जाएगा हमारा। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का फॉर्मूला कहता है जिस सब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इस कहता है कि हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो जितना बार आया है सबसे अधिक बार आया उतना लेना है। तो इसमें 1 बार आया है तो इसको छोड़ देंगे, हालांकि इसमें ज्यादा बार आया है 2 3 बार, इसमें 1 बार आया है, इसमें 3 बार आया है, इसमें 3 बार आया है तो हम 3 बार ले लेंगे। तो 2 के गुने 2 गुने ये हो जाएगा 3 बार। इसके बाद 3 देखते हैं तो इसमें 1 ही बार आया है, इसमें 2 बार आया है, ये 3 ले लेंगे 2 बार वाला क्योंकि इसमें भी 1 बार वाला है। इसी प्रकार से इसमें 5, इसमें सिंगल 5 है तो 5 हो जाएगा। आप गुना कर लेंगे, 2 में 2 से करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 24 हो जाएगा। 24 पंचे 120 होता है और उसके बाद 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा
24 पंचे 120 है, 3 से 12 तिया 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 तिया 120 यानी कि 12 तिया 36, 360 हमारा हो जाएगा। क्या इस प्रकार से किया, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये 4 में 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 में 3 से गुनाएंगे तो 8 24, और 24 में 5 से करेंगे तो 24 5 120 हो जाएगा। 120 में अगर हम 3 से गुना करते तो 360 हो जाएगा। हमारा एलसीएम आ गया, लिख देंगे हमारा एलसीएम एचसीएफ बराबर आ जाएगा कितना? एचसीएफ बराबर 6, एलसीएम बराबर 360। इस प्रकार से क्वेश्चन है। आप लोग चाहिए तो हमें एक टेबल दे देते, आप लोग बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 16 और 98। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग एच डब्ल्यू में 12 6 115। दोनों क्वेश्चन आप लोग चाहिए तो बना लीजिएगा। अब बना लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोगों को बन जाएगा। हम पहले क्या किए, सबका कॉमन फैक्टर निकाल दिया, उसी प्रकार से दूसरों को निकालो तो उसका एचसीएफ वाला फॉर्मूला लगा के फिर एलसीएम के लगा के गुना करके बना लिए। आप लोग बना लीजिए। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, इसलिए इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि हर एक साल इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। हर एक साल 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। मतलब कि यूक्लिड जो है जो एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम से हमको क्या करना है, 125 और 135 और 125 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप लोगों को बनाना होगा एल्गोरिथम विधि से। तो इसको हम बनाते हैं, पहले कर लीजिएगा 125। इसमें सबसे बड़ा संख्या ये है, तो बड़ा संख्या में लगा लेंगे। पहले भाग विधि से बना लीजिएगा, क्योंकि उस विधि से आप लोगों को दिक्कत होगा, तो इस तरह उस विधि से बनाकर उस विधि पर प्रयोग कीजिएगा। तो पहले 125 को पहले भाग कर लीजिए। 135 है तो 135 से लगाएंगे तो 1 मरतब में लग जाएगा, जो हमारा लगेगा 1 मरतब में। उसके बाद बच जाएगा, यहाँ पर लगाइएगा तो 138 घटा लीजिएगा। फिर सातवां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हर एक साल के 2 नंबर में, हर एक साल 2 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन के आप लोग कर लीजिएगा। एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना तो हमको कहते हैं एल्गोरिथम क्या करना है ना, एल्गोरिथम यूक्लिड। तो इसका फॉर्मूला आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका प्रयोग करना है, ये फॉर्मूला यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को लिखते हैं हिंदी में, क्या रहता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला को उपयोग करके हमको बताना है। तो हम कितना है, सबसे बड़ा होगा जो भाज्य होगा, तो भाज्य कितना है हमारा 225 बराबर कितना, और क्या भाजक हमारा कितना दिया 135। तो 135 इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है, इसको करते हैं इसी तरह। अगर इस प्रक्रिया से नहीं बनाने आएंगे तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, भाग करके भाग विधि से बना लीजिएगा। 225 गुने 135, इसको कितना मरतब में, 1 मरतब में लगा लीजिएगा तो कितना मरतब लग जाएगा 135 लगाइए तो पहुंच जाएगा हमारा 5 में से 5 जगह 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 3 आ जाएगा, तो इसे हाथ से ले लीजिए 12 में से 3 जाएगा तो 9। हमारा कितना आ गया, 600 बच गया 90। फिर 90 में हम कितना से, मतलब 90 से कितना से आ जाएंगे 135।
यहाँ पर कितना उतरेगा 135 में 90 से लगा देंगे, 135 में 90 से लगाए तो ये भी एक मर्तबे में चल जाएगा, 90 घटाव कर लीजिएगा तब 5, इसके बाद 13 में से 9 चल जाएगा तो 45, इसके फिर कितना 90 को यहाँ पर उतार लीजिए, तो 90 को उतारिएगा तो कितना 9, 45 गुना 90। हमारा शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको इस प्रकार से निकालना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा हमारा गुने 1, यहाँ पर 35 गुने कितना मरतबा में गया है, एक मरतबा में, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा भागफल, ये हमारा भागफल है, भागफल। अब प्लस में शेषफल कितना है, नीचे में कितना शेषफल 90, तो यहाँ पर 90 लिख लीजिएगा, फिर इसको लिखिएगा 135, जो भाजक है आगे में चलेगा, फिर इसका शेषफल यहाँ पर आ जाएगा, इसका कितना मरतबा गया है 90 से लगाया तो एक मरतबा में, एक प्लस में कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया 45, तो 45 हो गया, फिर 90 को इस पर ले 90 45 गुना, तो भागफल कितना आया, भागफल आया 2, अब प्लस में शेषफल 0, तो हमारा इसका HCF होगा। इसी प्रकार से बनाते हैं, HCF लिखेंगे, अतः HCF बराबर कितना आ जाएगा 45, इसका HCF कितना आ जाएगा 45 होगा। लास्ट के जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF होता है, HCF बराबर कितना आ गया 45, इसका हो गया। आप लोग एक फिर से देख लीजिए, यहाँ फॉर्मूला कहता है एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A बराबर B क्यों प्लस R, इसी को हिंदी में कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला तो जो बड़ी संख्या होगा वो हमारा भाज्य हो जाएगा, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 225 था, 225 हमारा भाज्य हो जाएगा, भाजक हमारा छोटी संख्या 135 है, 135 हमारा कितना आ जाएगा भाज्य आ जाएगा, भाज्य आ गया 135, तो इसको एक मरतबे में लाइए, यहाँ पर कितने एक मरतबे में प्लस शेषफल हो जाएगा 90, तो 90 या फिर 90 हमारा क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, ये जो यहाँ पर जो है भाज्य ये आगे चला है, तो आगे आ गया 90 से लाया तो एक मरतबे में प्लस 45 हमारा शेषफल बच जाएगा। इसी प्रक्रिया से आप लोग 90 फिर आगे चलाएगा, हमारा शेषफल यहाँ पर चलाएगा भाजक के रूप में, तो 45 गुने 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, प्लस शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। जो हमारा क्या होता है, जो लास्ट वाला भाजक होता है वही हमारा HCF होता है, जो कि HCF हमारा 45 है, 45 कर लीजिएगा। इस प्रकार के हर एक बार पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन और कर लीजिएगा, करवा देते हैं आप लोग, फिर कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को फॉर्म पढ़ के नहीं दे देंगे, बना लीजिएगा तो बन जाएगा 2 नंबर में, आप लोग देख लीजिए, तब तक हम इसको मिटा देंगे। एल्गोरिथम विभाजन एवं कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196, 28 और 220 का मौसा ज्ञात करें। मौसा मतलब होता है HCF की बात करें बच्चों, इसमें हमको तीन संख्या दिया है, एक संख्या 196, दूसरा का 28 और तीसरा भी दिया है 220 का मौसा ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन के करना है तो आप लोगों को फॉर्मूला दिए थे, वो फॉर्मूला क्या था, A बराबर BQ प्लस में R, इसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ये फॉर्मूला है यूक्लिड वाला। तो हम बनाते हैं, देखते कितना है, कुल मिला के है 196, पहले बड़ी संख्या ले लेते हैं, 220 है, कितना 220 और छोटी संख्या कितना है 196, 220 और 196 है, तो हम इसको भाग करके बना लेंगे तो क्या होता है, यूक्लिड ये वाला आप लोग इधर पहले रॉक में बना लीजिएगा, उसके बाद इधर उतार दीजिएगा, तो 220 में हम 1 से 96 लगाएंगे, 196 से लगाइएगा तो एक मरतबे चल जाएगा, और 196 घटा लीजिए 4 बचेगा, इसके बाद इसे एक हाथ से ले लीजिएगा, यहाँ पर बचा है 4 बचेगा, यहाँ से लिए तो 11 बच गया, 11 में से जाएगा तो 2, एक में से 1 चलेगा, 1 से हाथ में
यानी कि 24, तो 24 बच गया, एक मरतबा चल गया। इसके बाद दूसरी हो जाएगा, फिर 196 यहाँ पर उतारेंगे, 196 इसको लगाइएगा, तो 24 से मरतबे से लगाइएगा तो इसके कर जाता है क्या मरतबे, 8 मरतबे। यहाँ पर 24 को गुना गया, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2, 8 गुना 16, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19, क्या आ जाएगा 192। यहाँ घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 हमारा बच जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर बच कितना गया 24, तो 24 को लगाइएगा, तो 24 को 6 मरतबे हो जाएगा, ये 24 से 24 कट जाएगा। ये भाग विधि से, इसको क्या कहते हैं भाग विधि, एल्गोरिथम विधि से इसको इस तरीका से होता है, ऐसे भाग विधि से निकालिए। अब इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 196 में कितना मरतबे में लगा है, एक मरतबे में प्लस से स्थल कितना बच गया है 24, तो 24 हो जाएगा। फिर क्या होता है, जे भाजक होता है आगे में चलाता है, क्या होता है आगे में चलाएगा, इसको आगे लिख देंगे तो भाज्य बन जाएगा। अब फिर भाजो शेषफल होता है जो भाजक बन जाता है, तो शेषफल इसमें कितना बचा था 24, 24 हो जाएगा। इसके बाद कितना मरतबे में लगा है, भागफल कितना है 8 का 8 हो जाएगा। अब प्लस में फिर शेषफल कितना है 4। उसी प्रकार से फिर भाजक आगे चलाएगा बराबर, इसके बाद भागफल कितना है 4 यहाँ पर, और इसके बाद 6 मरतबे में इसका भागफल कितना आया 6 प्लस शेषफल कितना हो गया 0। तो इसका हमारा मौसा बराबर हो जाएगा, मौसा बराबर इसका मौसा आ गया हमारा 4, तभी तो 2 का हो गया, मतलब 220 और 196 का तो मौसा निकल गया, लेकिन तीसरा अंक 28 बचा हुआ है, तो 28 बचा हुआ है तो 28 को लगा लेंगे, 28 रहेगा 4 से रहेगा तो 28 हमारा हो जाएगा भाज, और 4 जो हमारा मौसा आएगा भाजक हो गया, तो 4 से लगाएंगे तो 28 प्लस 0, यानी कि हमारा मौसा बराबर हो गया प्यारे बच्चों, मौसा बराबर 4, हमारा मौसा कितना आ जाएगा 4। एक बार फिर से देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196, 28 और 2 से 20 का मौसा ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन, तो हम लगा लिए, फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी को हिंदी में कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको भाजक भाग विधि से बना दिए, उसके बाद फिर बैठा दिए, इसको लगाइए एक मरतबे में प्लस शेषफल 24 बच गया, फिर 96 आगे आ गया। और भाग जो शेषफल होता है जो हमारा भाजक बन जाता है, तो 24 को लगाएंगे 8 मरतबे में 192 हो जाता है, प्लस में 4 96 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर भाग जो भाजक होगा आगे चलाएंगे 24, और इसका भाजक शेषफल हमारा 4 है, 6 6 24 0 हो जाएगा। इसका मौसा हमारा कितना आ गया 4। फिर तीसरा क्या था हमारा 28 को लगाया है, तो 7 मरतबे में 4 गुने 7 यानी कि 28 हो जाएगा। इसके बाद प्लस में शेषफल 0 हो जाएगा, यानी कि इसका भी मौसा कितना आ गया 4, हमारा मौसा बराबर कितना आ गया 4। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि VVI क्वेश्चन टाइप मतलब कि 1 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक बार कम से कम 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक बार 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन ही रहता है। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, 204 और 40 का निकाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा 196 और 13 के निकाल लीजिएगा। उसके बाद तीसरा ले लेते हैं 98 और 16। ये 3 क्वेश्चन इस प्रकार से बना लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा एल्गोरिथम विधि से। अब हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, तब तक ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे। प्यारे बच्चों, ये सीख करने वाला क्वेश्चन था, जो कि ज्यादा उतना लिखने अर्थ में ज्यादा टाइम लग जाए, इसलिए पहले आप लोगों को सीख करके लिख दिए और समझा देते हैं। पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ऐसा अपरिमेय संख्या चाहे परिमेय संख्या देगा तो उसको हम उल्टा मान लेते हैं। पहले क्या करेंगे, हम उल्टा मान लेंगे। तो यही लिखा है, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय दिया है तो इसको हम उल्टा कर दिए। क्या किया है, उल्टा। तो उल्टा करके हम परिमेय संख्या मान लिए।
जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कोई क्यों होता है? जब पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या को अगर हम पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो हमारा वो अपरिमेय संख्या होता है। तो जब हम मान लिए हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख लेंगे, इसलिए 3√2 बराबर पी बट्टा क्यू, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे तो ये पी बट्टा क्यू के रूप में हो गया। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या के रूप में हो गया, माने हैं परिमेय संख्या के लिए, तो ये भी हो गया पी बट्टा क्यू परिमेय संख्या के रूप में। पी बट्टा क्यू इसीलिए माने हैं क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए मान लें क्या पी बट्टा क्यू। देखिए क्यू पी संख्या होगा, क्यू के नीचे जो है कोई भी संख्या हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। क्या होगा? जहाँ पी कोई संख्या और क्यू भी कोई संख्या है लेकिन क्यू के बराबर जीरो नहीं हो सकता है। क्या होता है? क्यू के बराबर जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए लिखा हुआ है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक अभाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या है? पी बट्टा क्यू के रूप में पूरा क्या है? अभाज्य संख्या के रूप में है। तो इसीलिए हम रूट इसको 3 है जो यहाँ पर √3 है, इसको हम गुना में कर लिए हैं तो बट्टे में चला जाएगा। इसका अगर हम √2 का मान निकालेंगे तो कहाँ आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। तो पी बट्टा क्यू के रूप में ये हो गया। इसको हम एक मान लेते, समीकरण पहला मान लेते जो कि हमारा परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख लेंगे, एक बार यहाँ पर क्या है? 3pq पूरा क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का अर्थ ये होता है कि पूरा संख्या है, न कि आधा उधा नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए पूरा संख्या कहने का अर्थ हो गया जब पी कुछ भी होगा तो 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, ऐसे करके कुछ हो सकता है, लेकिन ये आधा नहीं होगा। आधा कहने का अर्थ हो गया जैसे कि 0.5, ये सब नहीं हो सकता है, ये आधा हो गया। ये पूरा संख्या होना चाहिए, पूरा। जैसे कि हम 6/3 होगा तो ये पूरा संख्या हो जाएगा, 3 गुना 6। लेकिन इसको ऐसा नहीं हो सकता है कि 0.5 हो का भाग करने पर, यानी कि पूरा संख्या होगा। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। क्या है? 3 और 3 पी क्यों एक पूरा पूर्णांक है। अतः इसलिए पी बटा 3 क्यों एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 बटा क्यों कहा जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ही है। जब पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जब कोई भी संख्या को अगर हम पी बटे क्यू के रूप में लिख लेते हैं, लिख पाते हैं, लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो क्या हो गया? पी बटे क्यू के रूप में एक परिमेय संख्या हो गया है। या तो समीकरण 1 से अगर हम देखते हैं तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है? समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, जो कि संभव है। जैसे कि मान लीजिए अगर 4 के बराबर 5 है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जैसे कि 6 के बराबर 10 कैसे हो सकता है? वही कह रहा है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। जो परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या होगा, जो अपरिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या होगा। तो वही है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हम लिख देंगे 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझा दिए आप लोग, समझ नहीं होंगे, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन और हम करवा देते हैं सिद्ध करने वाला, कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन इस बार पूछा जाए और वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। ये आप लोग इसी कर लीजिएगा। वो भी क्वेश्चन को हम पहले बना लेंगे, उसके बाद आप लोगों को समझा देंगे। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध करें कि 6 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार हम अभी 8 नंबर क्वेश्चन को सिद्ध किया, उसी प्रकार इसको भी सिद्ध करना है, जो कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहली बात अपरिमेय है तो उसको हम उल्टा मान लेंगे। अगर यहाँ पर अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो अपना अनुसार हम मान लेंगे, यहाँ पर अपरिमेय संख्या दिया है तो लिख देंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसको उल्टा मानना है, उल्टा मान लिए जो कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये कोई संख्या अगर परिमेय संख्या होगा तो वो संख्या क्या होगा? पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। क्या होगा? पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। इसलिए 6 + √2 क्या हो जाएगा? पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। जहाँ की पी और क्यू एक पूर्णांक है
पूर्णांक के मतलब कोई एक पूरा संख्या है। पूर्णांक कहने का अर्थ होता है पूरा एक कोई संख्या है, लेकिन यहाँ क्यों पर जीरो नहीं हो सकता है, क्यों के बराबर जीरो नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या हो सकता है लेकिन क्यों के बराबर जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो होगा तो अनंत होगा। जीरो से कोई भी संख्या भाग होता है तो अनंत की ओर चला जाता है, तो उसका कोई मान नहीं निकलता है। तो हमारा क्या होगा, क्यों के बराबर जीरो नहीं होगा। पी और क्यों कोई, देखिए पी और क्यू के कोई गुणनखंड के गुणा के रूप में कोई चीज नहीं है, इसलिए इसका कोई वनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होगा। उस वक्त जो ये है तो उसका गुणा के रूप में 3 था, इसलिए उसका गुणनखंड सगुणनखंड था, लेकिन इसमें कोई गुणनखंड के रूप में गुणा के रूप में नहीं है, इसलिए इसका कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद इस सवाल को आगे हम बनाते हुए चलते हैं तो √2 बराबर पी बटा क्यों होगा, लेकिन प्लस वाला चिन्ह है तो इस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसके बाद ये आ गया कि बाटा पर के जोड़ जैसा हो गया हमारा, तो एलसीएम करके हम बाटा पर के जोड़ बनाएंगे तो इसका एलसीएम क्यों हो जाएगा। क्यों से क्यों मर्तबे में जाएगा तो 1 मान के पी रह जाएगा, कट गया तो 1 मर्तबे में चला जाएगा, यानी कि पी में 1 से बना होता पी। लेकिन इसको अगर यहाँ पर 1 है तो क्यू में 1 से भाग करेंगे तो क्यों मर्तबे में जाएगा, 6 में क्यों से गुना कर देंगे 6 क्यों हो जाएगा, जो कि हमारा पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो पी बटा क्यू के रूप में आ गया, जब ये आया तो क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। लेकिन √2 यहाँ पर √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या के अगर रूट लग जाता है तो अपरिमेय संख्या हो जाता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अतः लिख देंगे, अतः √2 तो हमारा अपरिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यह मानना हमारा गलत है, क्योंकि जब कोई अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या मान लीजिएगा तो बात तो गलत है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, यह मानना हमारा गलत है। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए, मान लेंगे हम उल्टा मानेंगे, जब ये अपरिमेय दिया तो हम परिमेय मान लिए, तो परिमेय मान लिए। और जब कोई परिमेय संख्या होगा तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। क्या होगा, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। अब पी एक पूर्णांक है और क्यू भी एक पूर्णांक है, लेकिन क्यू के बराबर जीरो, मतलब क्यों होगा जो जीरो के बराबर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा तो अनंत की ओर चला जाएगा, जो कि जीरो से भाग नहीं होगा। ये पूरा पूर्णांक है और यहाँ पर लिख दिए। देखिए इसका कोई गुणनखंड के रूप में गुणा के रूप में नहीं है, कोई संख्या इसके गुणांक में नहीं है, तो इसका कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद उसी सवाल को अगर आगे बढ़ाते हैं तो 6 को इस पर लिया है तो -6 हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। ऐसे गुना आती है, इसको एलसीएम लेंगे तो 6 P-6 क्यू बट्टे में क्यू हो जाएगा, जो कि हमारा पी बट्टा क्यू के रूप में पहले की परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर √2 जो है ना, √2 ये वाला जो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई भी रूट में चल जाता है वो संख्या हमारा अपरिमेय संख्या में चला जाता है। तो अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता वो वाला सिर्फ अपरिमेय संख्या, तो √2 का वर्गमूल नहीं होगा पूरा। तो ये हमारा हो जाएगा इतना हमारा अपरिमेय संख्या। लेकिन 6 + √2 एक परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह मानना हमारा गलत है, इसलिए वह हो जाएगा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, ये रियल वास्तविक संख्या जो होता है, मतलब कि वास्तविक संख्या 10 क्लास में इसी प्रकार से 2 नंबर में इसमें टाइप का क्वेश्चन आता है, जो कि 2 क्वेश्चन एगो एल्गोरिथम विधि द्वारा जो होता है एचसीएफ निकालना, सो ज्यादा कसकर के पूछा जाता है 2 नंबर में, और ये सिद्ध करने वाला भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इस प्रकार के सिद्ध करने वाला बता दिया। ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिए, और उसके बाद भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से कोई अगर संख्या इसमें सिद्ध करने के लिए, जैसे कि हम होमवर्क में आप लोग दे देते, कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ पर 3 दे दे, उसके बाद √6 दे दे, इस प्रकार के आपको पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या। तो आप लोग भी इसको सिद्ध करके दिखाइएगा। √3 या √6 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कर लीजिएगा, ये होमवर्क में रहेगा। ये हमारा इस रियल वास्तविक संख्या का 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। इस क्लास मतलब इस जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, इससे सिर्फ 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, वो 1 नंबर का पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर में जितना पूछा जाता है उस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। इस प्रकार इतना टाइप के अगर क्वेश्चन आप बना लेते तो लगभग वहाँ पर 3-4 नंबर का आपको बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 2-4 नंबर तो 5-6 नंबर इस चैप्टर से आप लोगों का बन जाएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा। आप जो भी प्यारे दोस्त होगा आप लोगों को दोस्तों को भेज दीजिएगा, और जो भी आपके अगर कोई रिश्तेदार कोई भी अगर क्लास 10th में है जो कि 2026 में एग्जाम देगा, उसको के पास ही भेज दीजिएगा, क्योंकि उसको भी कुछ लाभ हो जाए और ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद हम अगले दिन अगला चैप्टर को बनाएंगे। इस तरीका से लगातार आप लोगों को एक चैप्टर का क्वेश्चन हर एक दिन कुछ 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, फिर एक दिन होगा कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन को हम देख लेंगे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
प्लीज़ हमारे चैनल आर एस जीनियस एजुकेशन के सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके बढ़ा चढ़ा के। धन्यवाद।